हेलो फ्रेंड्स, स्टेज टू इंटरेक्शन की पार्ट 10 और फाइनल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे 176 से लेके 191 चेक पॉइंट, टोटल 16 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जो 176 चेक पॉइंट होता है वो होता है स्टाफ इज कॉम्पिटेंट टू क्लासीफाई एनीमिया एंड लाइन लिस्ट द केसेस अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सीवियर एनीमिया होता है वो 7 ग्राम से कम होता है। जो मॉडरेट होता है वो 7 से लेके 10 ग्राम के बीच होता है हीमोग्लोबिन। जो माइल्ड एनीमिया होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है 10 से लेके 11 तक होता है। और अगर मोर देन 11 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो अब्सेंस ऑफ एनीमिया एनीमिया नहीं है। इसको सबको लाइन लिस्ट करना होता है और जो भी एनीमिया केस है सबको रजिस्टर में मेंशन करना होता है, सबका रिकॉर्ड बनाना होता है और सभी पेशेंट की थेरेपेटिक डोज स्टार्ट की जाती है। और अगर 11 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो प्रोफाइलैक्टिक डोज दी जाती है आयरन फॉलिक एसिड की। जो 177 चेक पॉइंट होता है वो होता है हमारा स्टाफ कैन रिकॉग्नाइज द केसेस विच वुड नीड रेफरल टू हायर सेंटर। एफआरयू जो आपको भेजना होता है, एनीमिया केस को आपको भेजना होता है, जिनकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है उनको भेजना होता है। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आते हैं आपका मिसकैरेज आते हैं, स्टिल बर्थ आता है, प्रीटर्म बर्थ आती है और न्यूनेटल डेथ आती है। स्टिल बर्थ में होता है फीटल डेथ आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। प्रीटर्म बर्थ में डिलीवरी ऑफ ए बेबी बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी हो रही तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं। और जो न्यूनेटल डेथ होती है उसमें डेथ डेथ ऑफ ए बेबी विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। जैसे डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद 28 दिन से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसको न्यूनेटल डेथ बोलते हैं। तो ऐसे इन केसेस में जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है पुरानी, उनके किसी बच्चे की डेथ हुई है, न्यूनेटल डेथ हुई है, तो ऐसे पेशेंट को रेफर करना होता है एफआरयू। इसके बाद सीपीडी। सीपीडी होता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन डिस्प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, सीपीडी में बेसिकली होता क्या है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में जो बेबी के हेड का साइज होता है वो बड़ा होता है, पेल्विस का साइज छोटा होता है, तो बेबी सही से डिलीवर नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में सीजेरियन की आवश्यकता होती है। ऐसे केस में प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर करना होता है हायर सेंटर। इसके बाद पीआईएच आता है। पीआईएच होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, ये 20 हफ्ते के बाद जब गेस्टेशन एज होती है ना 20 वीक्स की, उसके बाद साइन और सिम्टम आते हैं उसके, तो इसको हम पीएच बोलते हैं। ऐसे ही एपीएच होता है। एपीएच होता है एंटीपार्टम हेमरेज, जब वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद और बिफोर बर्थ बर्थ से पहले, तो उसको हम एपीएच बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। इसके बाद मेडिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसीज। मेडिकल डिसऑर्डर में जैसे आते हैं हाई बीपी है प्रेग्नेंट वुमेन का, शुगर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई क्रोनिक डिसीज है जैसे हार्ट डिसीज है, एनीमिया है, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, तो ये आती है मेडिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी में। इसके बाद आता है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन में जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन है बच्चे की, बच्चे का हेड नीचे ना होकर उसके बटक्स नीचे है या फिर फीट या फिर पैर नीचे है, तो उसमें सर नीचे ना होकर पैर नीचे होता है तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को भी रेफर करना होता है। या फिर कोई फीटल डिस्ट्रेस होता है, जैसे जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो नॉर्मल जो होती है वो होती है 110 से लेके 160। अगर मान लो ब्रेडिकार्ड मतलब कम आ रही है, लेस आ रही है, 110 से कम आ रही है, 160 से ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को हमें रेफर करना होता है हायर सेंटर। जैसे पीआरओएम है। पीआरओएम होता है मतलब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, जैसे एमनियोटिक सेक जो है वो ब्रेक हो गई, तो ऐसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को हमें जो डिलीवरी के लिए आती है उनको रेफर करना होता है। और जिनमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता क्या है, जैसे मैंने आपको सीपीडी बताया था जिसमें पहले इसका साइज कम होता है, बेबी के हेड का साइज बड़ा होता है, तो बेबी सही से डिलीवर नहीं हो पाता, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको हमें रेफर करना होता है हायर सेंटर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 178। स्टाफ इज कॉम्पिटेंट टू आइडेंटिफाई प्री एक्लेम्सिया। आपको एक्लेम्सिया पहचानना आना चाहिए। प्री एक्लेम्सिया में जनरली हाई बीपी होता है, यूरिन में एल्बुमिन आती है +2 आती है, बीपी बढ़ा हुआ आता है 140/90 से बढ़ा हुआ आता है और सीवियर हेडेक होता है। सबसे सही तरीका है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया पहचानने का। प्री एक्लेम्सिया में तो हाइपरटेंशन भी होगा, प्रोटीन एल्बुमिन भी आएगी यूरिन में, बीपी बढ़ा हुआ होगा, और जो एक्लेम्सिया होता है उसमें कन्वर्जन भी आते हैं, साथ में दौरे भी आते हैं। तो ये सबसे सही पहचान होती है प्री एक्लेम्सिया की और एक्लेम्सिया की। ब्लड विजन होता है, इसमें आंखों के सामने धुंधलापन आता है, ओलिगोरिया यूरिन में होता है, हेडेक होता है।
इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसल रिकॉग्नाइज डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। काउंसलिंग की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की, बताया जाता है कि क्या क्या डेंजर साइन होते हैं, जैसे स्वेलिंग, सूजन आ गई शरीर के ऊपर, ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्पॉट बनना है, कोई धुंधला दिख रहा है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तेज दर्द है, उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बुखार आ गया बहुत तेज, पायरेक्सिया, वॉटी एंड फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कोई वॉटी डिस्चार्ज हो रहा है, गंदी स्मेल का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, और येलो यूरिन आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये काउंसलिंग करनी होती है, समझाना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसल फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर बर्थ। इसमें प्रिपरेशन की जाती है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन इंस्टीट्यूट एज पर क्लिनिकल कंडीशन। जो भी कंडीशन होती है हम देखते हैं, हमें अपने यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डिलीवरी करानी है या फिर सीएससी पर भेजना है या हर सेंटर भेजना है, और हमें उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करनी होती है 102। तो उसके बाद अगला जो चेक इसका जो अगला चेक पॉइंट आता है वो होता है प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसल डाइट, रेस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैमिली प्लानिंग। इसमें काउंसलिंग की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की कि अच्छा खाए, जो डाइट आपकी प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, आयरन ज़्यादा हो, विटामिन ए ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो, कैल्शियम हो, अदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, वो खाना खाना चाहिए। और जब भी डिलीवरी हो जाती है तो पहला सबसे पहले कोलोस्ट्रम जो फीडिंग होती है वो बच्चे को देनी होती है। जो माँ का सबसे पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसको देना होता है हमें विद इन एन आवर ऑफ बर्थ, 1 घंटे के अंदर देना होता है। और कोई भी बाहर का जैसे शुगर है, वाटर है, हनी है, ये देना नहीं चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने तक माँ का दूध देना चाहिए। और 6 महीने बाद हम उस बच्चे को दे सकते हैं थोड़ा मैश किया हुआ सामान दे सकते हैं, जैसे मैश किए हुए आप बनाना दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए, अच्छे से पका हुआ खाना स्टार्ट कर सकते हैं 2 साल तक। उसके बाद जो होता है, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, डिलीवरी हो जाती है, उनको सलाह भी दी जाती है आईसीडी के बारे में, पीपी-आईसीडी के बारे में, वेसेक्टमी के बारे में, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन जैसे अंतरा होता है उसके बारे में सलाह दी जाती है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 182 चेक रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन। जो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उनके मेडिकल चेकअप का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, हमें उनका मेडिकल चेकअप करना होता है और उनको इम्यूनाइजेशन करना होता है जिससे उनको इन्फेक्शन न लगे। हेपेटाइटिस बी जिसकी डोज होती है 016, जो अब लगेगा, 1 महीने बाद लगेगा, 6 महीने बाद लगेगा, और टेटनस लगता है साल में 1 बार। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज वर्किंग एज टीम टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द फैसिलिटी। जो हमारे आश्रम के मंदिर के स्टाफ होते हैं उन्हें एक पूरी टीम बनानी होती है जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी होती है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी होती है। उसकी मीटिंग होती है हर महीने। मीटिंग करके हमें देखना होता है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में साफ सफाई सही से फॉलो हो रही नहीं हो रही है, इन्फेक्शन सही से, इन्फेक्शन फ्री एटमोसफेयर हो रहा ही नहीं हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज ट्रेन एंड अडेयर टू हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। स्टाफ को जो हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस है, जैसे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, वो आनी चाहिए। वो आप सुमन कैसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आना चाहिए 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होती है। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग में आपको पता ही होता है बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर और बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर। तो ये हमारे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, अच्छा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग याद करने का तो एक और तरीका और भी है। जैसे 5 मूवमेंट होते हैं हाथ धोने के, हाथ कब कब धोने हैं, आप 2 तो पहले होते हैं और 3 बाद में होते हैं। ये भी सबसे आसान तरीका याद करने का। जो 2 पहले होते हैं वो होता है बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर। ये तो 2 बिफोर हो गए। अब 3 आफ्टर वाले कौन कौन से आएंगे? आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये हमारे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग हो गए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 185। फिर स्टाफ को करेक्ट मेथड आना चाहिए पीपी पहनने का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने का करेक्ट मेथड आना चाहिए। टोटल हमारे 6 होते हैं पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें शू कवर, एप्रिन, हेड कैप, मास्क, चश्मा, गोगल्स और ग्लव्स। जो डॉनिंग डॉफिंग होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डॉनिंग में हम करते हैं सबसे पहले शू कवर पहनते हैं, फिर एप्रिन पहनते हैं, फिर हेड कैप पहनते हैं, फिर मास्क पहनते हैं, फिर चश्मा पहनते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं। इसके उल्टा डॉफिंग होती है। तो ये डॉनिंग डॉफिंग का तरीका है, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 186 चेक स्टाफ इज अवेयर व्हाट टू डू इन केस ऑफ एक्सपोजर टू इंजरी और एनी ब्लड और बॉडी फ्लूइड। इसमें आपको पता होने चाहिए पीईपी। पीईपी होता है हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अगर आप किसी पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं या किसी पेशेंट के इंजेक्शन लगा रहे हैं, पेशेंट का सैंपल लेने के बाद गलती से सुई आंख पे लग गई या पेशेंट के इंजेक्शन लगाने के बाद गलती से सुई आंख पे लग गई, तो उसमें आपको करना क्या होता है, पेशेंट के टेस्ट कराने होता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराना होता है, सी कराना होता है और एचआईवी का टेस्ट कराना होता है। और यही टेस्ट आपको अपने भी कराने होते हैं। और आपको एआरटी सेंटर जाना होता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए।
और पेशेंट को दोबारा बुलाना होता है। अगर पेशेंट एचआईवी नेगेटिव आ रहा है तो पेशेंट को दोबारा बुलाना होता है 6 हफ्ते बाद, क्योंकि जो एचआईवी का जो एंटी जीन होती है, जो उसकी एंटीबॉडी बनती है, वो 6 हफ्ते बाद बनती है। तो उसका जो विंडो पीरियड है वो 6 हफ्ते होता है। तो 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद पेशेंट को 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते बाद पेशेंट को दोबारा बुलाना होता है। उसमें हम चेक करते हैं दोबारा एचआईवी तो नहीं है, और एआरटी सेंटर जाना होता है और एक फॉर्म भरना होता है जिसको नीडल स्टिक इंजरी फॉर्म कहते हैं, और हमें अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करना होता है, अब जो आपके ब्लॉक के इंचार्ज है, एमओसी। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है सर्विस डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज रिव्यूड रेगुलरली। इसमें मंथली विजिट होती है। आपके जो एमओ होते हैं पीएचसी के, या एमओसी होते हैं आपके सीएचसी के, ब्लॉक सीएचसी के, एक आपके पास विजिटर रजिस्टर होता है। उस विजिटर रजिस्टर में वो अपनी विजिट करते हैं, विजिट का पर्पज लिखते हैं। जैसे आपकी एनक्वास्ट की तैयारी चल रही है, वो लिखेगा एनक्वास्ट प्रिपरेशन, उसमें गैप लिखे क्या गैप फाइंडिंग है, और उसको गैप कब कितने दिन में क्लोज हो जाएगा, कैसे क्लोज हो जाएगा, तो वो विजिटर रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर परफॉर्मेंस इज रिव्यूड रेगुलरली बाय ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर। इसमें जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली बाय ब्लॉक नोडल ऑफिसर, बाय एनुअल बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इसमें बेसिकली कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, वो भी भरा जाता है। जो हमारे सीएचओ होते हैं उनका, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट भरते हैं, ये आपको पता ही है। इसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट है पीरियडिक असेसमेंट यूजिंग एनक्वास चेकलिस्ट। जो एनक्वास की चेकलिस्ट है वो 6 महीने में एक बार आपको इंटरनल असेसमेंट करना होता है। इंटरनल असेसमेंट की वीडियो मैंने आपको इंटरनल असेसमेंट की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कैसे इंटरनल असेसमेंट करना होता है। और उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 190 पीरियडिक असेसमेंट यूजिंग कायाकल्प चेकलिस्ट। कायाकल्प चेकलिस्ट को जो है हर 3 महीने में कायाकल्प चेकलिस्ट से आपको अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इंटरनल असेसमेंट करना होता है। तो उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट जो चेक पॉइंट है, पार्ट 10 वीडियो, फाइनल वीडियो का, द फैसिलिटी हैज डिफाइंड क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी पॉलिसी आर डिफाइंड। अब क्वालिटी पॉलिसी आपको डिस्प्ले करनी होती है अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। क्वालिटी पॉलिसी में होता क्या, मैं समझा देता हूँ, और क्वालिटी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आपको लिखना है, आप लिख लीजिए, सबसे आसान तरीका रहेगा, फिर आपको बार बार याद करना है, या फिर वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। क्वालिटी पॉलिसी जो होता है, सभी मरीजों को हॉस्पिटल आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सभी सर्विस फ्री में देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। डायग्नोस्टिक सर्विस सब फ्री में देनी है, दवाइयाँ भी सब फ्री में देनी है। अगर रेफर का जो व्हीकल अरेंज करना है 102 108, वो भी आपको फ्री में करना है, किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं। जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आउटकम इंडिकेटर निकल के आते हैं उनमें सब में सुधार करना है। जैसे आपका मान लीजिए एएनसी जो है वो एएनसी कम हो रही है, मान लीजिए 70% हो रही है, तो उसको बढ़ा के 96% करना होता है। या फिर जैसे पेंटावलेंट वैक्सीन है, उसका ड्रॉप आउट रेट आ रहा है 16% आ रहा है, तो उसको घटा के 0% करना होता है। और जो भी सर्विस पेशेंट को दी जाए वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी की दी जाए, ये हमारी पॉलिसी होती है। और पेशेंट्स को और विजिटर को सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, जो पेशेंट और विजिटर हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास रैम्प्स है, उसमें रेलिंग अवेलेबल नहीं है, पेशेंट फिसल के गिर रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होता है स्पेसिफिक, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रेलिवेंट, और टी से टाइम बाउंड। अब जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे जैसे हमारा पेंटावलेंट ड्रॉप आउट रेट है 16% है, उसे घटाकर हमें 0% करना है 31 दिसंबर तक। जैसे अभी हमारा सितंबर चल रहा है, तो 31 दिसंबर तक हमारा जो पेंटावलेंट रेट है वो 16% से घटाकर 0% करना है। ऐसे ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट है वो हमें 80% बढ़ाना है 31 दिसंबर तक। ऐसे ही जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो एएनसी हम करते हैं, जो लगभग हमारे, जैसे मान लीजिए सितंबर में 76% है, तो हमें उससे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक 96% करना है। तो ये होते हैं हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, जो हमारे स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे मिशन है, विजन है, तो मिशन होता है हमारा, मिशन हमारा है सभी गाँव के लोगों को बिना किसी भेदभाव के, अमीर गरीब के, जात पात के, हमें अच्छी सर्विस देनी है। सभी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, और सभी जो हमारा जो भी एरिया है सोनार के मंदिर का, उसमें एक जागरूकता फैलानी है कि जैसे कोई बीमारी फैल रही है तो उससे कैसे बचे। और जो विजन होता है हमारा, विजन होती है दूर में, जो हमारा आगे आने वाले समय में हमें अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आइडियल बनाना है, आदर्श बनाना है, जिससे सभी पेशेंट को बेस्ट मेडिसिन मिले, बेस्ट सर्विस मिले, बेस्ट डायग्नोस्टिक की सुविधा मिले, और बिना किसी जात पात भेदभाव के, अमीर गरीब के, सबको समान रूप से, सबको बहुत अच्छी बेस्ट सर्विस मिले। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल बताए 16 चेक पॉइंट। ये हमारी स्टेचू इंडक्शन की फाइनल वीडियो थी, पार्ट 10 वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।